स्टूडेंट्स, अब हम चार्ज स्टोरिंग डिवाइस कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ए सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स होंगी जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। इन दोनों के दरमियान मीडियम या तो एयर होगा, कोई मीडियम नहीं होगा, और या सम इंसुलेटर होगा विच इज़ नोन एज डाई इलेक्ट्रिक। तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने का तरीका ये है कि जब एक प्लेट पर कोई चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है तो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन की वजह से दूसरी प्लेट की इनर साइड पर उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा। इस पर पॉजिटिव था तो इस पर नेगेटिव आ गया। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करेगी और ये फोर्स उन्हें बाउंड करके रखेगी यहाँ पर देर फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया है। तो फर्दर इसको हम कुछ क्लैरिफाई करते हैं कि आम तौर पर कैपेसिटर को हम चार्ज किस तरह से करते हैं। आम तौर पर कैपेसिटर चार्ज होता है कि जब उसे हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से चार्ज electrons are transferred through the battery from positive plate to the negative plate और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस प्लेट्स पर अपीयर हो जाते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन है जो उनकी, वो उन्हें वहाँ पे बाउंड करके रखती है। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उसकी वो कैपेबिलिटी होती है, वो एबिलिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है कि कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। The capability of a capacitor to store charge is called capacitance। तो जब किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस पर आने वाला चार्ज लगाई जाने वाली बैटरी के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि प्लेट्स पर जब चार्ज आ जाता है तो उन प्लेट्स के दरमियान दोनों यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पर मौजूद चार्ज के। तो जब इक्वालिटी में इसे लिखें तो Q इज़ इक्वल टू C इंटू वी हो जाएगा। C यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है। दिस इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इसका फार्मूला बनेगा C इज़ इक्वल टू Q बाई V। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये दो मेन बातों पर डिपेंड करती है। नंबर वन कि ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर किस तरह है। ज्योमेट्री से मुराद क्या है कि एरिया ऑफ द प्लेट्स और उन प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कितनी है। याद रहे एरिया ऑफ द प्लेट्स जितना ज़्यादा होता है उतनी ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, और इसी तरह से सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जितनी कम होगी उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह से मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अगर कोई मीडियम नहीं है तो कुछ कैपेसिटेंस होगी, अगर मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद है तो कैपेसिटेंस एनहेंस कर जाएगी। तो कैपेसिटेंस को टेक्निकली जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन दैम। तो इसके यूनिट को, कैपेसिटेंस के यूनिट को माइकल फैराडे के नाम पर फैरड कहा गया है। तो 1 फैरड इज़ इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। इस फार्मूले में Q की यूनिट कूलम और V की वोल्ट पुट करें तो आपके पास कूलम बाई वोल्ट आ जाएगी 1 फैरड। तो डेफिनेशन ऑफ फैरड करें तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फैरड if a charge of 1 coulomb given to one of the plates of the capacitor of parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt between them। मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटर की एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दिया जाए तो उस प्लेट और दूसरी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड है। फैरड एक बड़ा यूनिट है, अमूमन इसके छोटे यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। 1 माइक्रो फैरड 10⁻⁻⁶ है और पिको फैरड -12
फैरेड के बराबर होगा, 10⁻12 फैरेड के बराबर। नेक्स्ट हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला ज़रा इजी वे से ज़्यादा अच्छी डायमेंशंस में डिराइव करने जा रहे हैं हम। लेट अस कंसीडर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी प्लेट्स का एरिया ए है, सेपरेशन डी है, और एक बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी के साथ उसे कनेक्ट किया गया है। तो कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला C इज़ इक्वल टू Q बाई V होगा। याद रहे कि ये उस वक्त की कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। इस तरह से हमने ये कैपेसिटर लिया है, प्लेट्स हैं, और उन प्लेट्स की सेपरेशन भी हो कि एरिया ऑफ द प्लेट्स ए है, सेपरेशन डी है, और ये एक बैटरी ऑफ पोटेंशियल बी के साथ कनेक्टेड है। सेपरेशन डी है, एरिया ऑफ द प्लेट्स ए है, और बैटरी का पोटेंशियल बी है। तो हमें पता है कि दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस फार्मूला से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी बाई टी या वी इज इक्वल टू ई इंटू टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हमने गॉसेस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन डिफ़ाइन की है, डिराइव की है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की सूरत में। तो ई की वैल्यू वी की वैल्यू ई की वैल्यू ई से यहाँ पर पुट करते हैं 3 से 2 में, तो वी विल बी इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जनरल फार्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, और यहाँ से क्यू आ जाएगा सिग्मा ए के बराबर। तो इस 4 इक्वेशन में से वी और 5 इक्वेशन में से क्यू लेकर आप इस पहली इक्वेशन में जाके पुट कर दें क्यू और वी की जगह, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सी वैक्यूम इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से कट जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, तो सी वैक्यूम विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसका मतलब हुआ कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, उस वक्त कैपेसिटेंस 3 बातों पर डिपेंड कर रही है कि एरिया ऑफ द प्लेट पर डिपेंड करती है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है, और तीसरा ऑब्वियसली एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट है। तो सी वैक्यूम एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस, और डी के सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह से जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, तो मीडियम के आने से चार्ज की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है, और इंक्रीज़ करेगी तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर वाला फैक्टर भी आ जाएगा। इस एप्सिलॉन आर को हम जानते हैं कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जिसकी वैल्यू किसी भी इंसुलेटर के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ये यूनिटी होती है, और ये उस डाइलेक्ट्रिक के साइज़ और शेप वगैरह के इंडिपेंडेंट होती है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसको कूलम्स लॉ में भी हमने एक तरह से डिफ़ाइन किया था, लेकिन अब हम इसको दोबारा एक और तरह से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करवा लेते हैं, सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। तो ये बाकी सारे फैक्टर कट जाएंगे, बाकी बचेगा एप्सिलॉन आर।